हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सीईटी 2024 का, जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है। 2 दिन चला था, 4 शिफ्टें आपकी थी। सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल का था, और उसके नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, और किस शिफ्ट का हो कितना फ़ायदा हो होने वाला है। और आपका मतलब कि बार वो 40% वाले बच्चा भी है वो बाहर हो सकता है, और वो कैसे हो सकता है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाली है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आए या सीईटी से रिलेटेड तो आपको इन्फॉर्मेशन और अपडेट है वो मिलती रहेंगी। तो आज हम बात करेंगे जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है। आपका 2 दिन एग्ज़ाम चला था, 27 और 28 को। और दो यानी आपकी प्रत्येक दिन 2 शिफ्ट हुई थी, और टोटल 4 शिफ्टों में आपका सीईटी 2024 ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम वो कंप्लीट कराया गया था। यानी आपका जो एग्ज़ाम था वो 27 सितंबर और 28 सितंबर को, यानी 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम कराया गया था। 27 को 2 शिफ्ट थी और 28 को 2 शिफ्ट थी। पहली शिफ्ट थी आपकी 9 से 12, और दूसरी शिफ्ट थी आपकी 3 से 6। ठीक है, तो 2 शिफ्टों में आपका जो सीईटी 2024 का एग्ज़ाम वो कंप्लीट हुआ था। तो अब बात करें, अगर जो सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल है उसकी जो नॉर्मलाइजेशन अब की बार होगा या नहीं होगा, तो जो जो अध्यक्ष हैं आलोक राज हैं, उन्होंने ट्वीट कर बता दिया है कि जब भी कोई परीक्षा अलग अलग पारियों में होती है तो नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता हो जाती है, करनी पड़ती है। तो सीईटी तो पिछली बार कराई गई थी, यानी उन्होंने आलोक राज ने बताया कि मतलब अगर शिफ्टों में यदि पेपर होता है, कोई भी एग्ज़ाम होता हो, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम हो चाहे या पात्रता परीक्षा हो, तो उसके अंदर आपकी नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता होती है यदि शिफ्ट वाइज पेपर होता है। क्योंकि कई शिफ्ट है वो हार्ड रहती हैं, कई शिफ्ट इजी रहती हैं, और सभी बच्चों को इक्वल है वो करना होता है। तो जिसके कारण जो नॉर्मलाइजेशन करना बहुत आवश्यक है। ये आलोक राज जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने आपका जो ट्वीट कर है वो ऑफिशियल है वो बता दिया है। आपका नॉर्मलाइजेशन तो होगा, कन्फर्म नॉर्मलाइजेशन होगा, और किस शिफ्ट को कितना फ़ायदा हुआ वो भी आपको आगे बताएंगे। तो आलोक राज ने बता दिया है कि आपका जो यानी जो शिफ्ट वाइज जो पेपर हुआ था 2 दिन, यानी 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था आपको, 27 की 2 शिफ्ट और 28 की 2 शिफ्ट। तो उनकी जो जो नॉर्मलाइजेशन है वो उन शिफ्ट पे डिपेंड होगा, और वो कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा वो भी आपको बताएंगे। तो मान के चलो, यानी आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो, यदि आपकी शिफ्ट है वो हार्ड थी, यानी आपकी जो नॉर्मलाइजेशन का कैसे निकालेंगे, यानी जैसे आपने 100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, और उनका एवरेज निकालेंगे कि कितने बच्चों ने किस शिफ्ट में ज़्यादा सही किए हैं। मतलब मान के चलो 27 की तारीख की शिफ्ट थी, उसमें ज़्यादा बच्चों ने करेक्ट किए हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें एवरेज निकालेंगे कि इतने बच्चों ने है वो इतने मतलब सही क्वेश्चन की एवरेज निकाल कर, और फिर जैसे 28 की कोई शिफ्ट लेंगे तो उसका एवरेज निकालेंगे, तो किसका करेक्ट परसेंटेज रहेगा, ज़्यादा किसने सही किए हैं। तो जिसने कम सही किए हैं उसके आपके जो नंबर बढ़ने की चांस है वो सबसे ज़्यादा रहेंगे, और मतलब जिस शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए हैं उसके जो नंबर हैं वो नहीं बढ़ेंगे, उसका कुछ नंबर घटने की भी चांस है वो रहते हैं। वो कोई रेयर केस में वो कम मतलब हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो यानी जिस शिफ्ट में ज़्यादा एवरेज निकलेगा, ज़्यादा क्वेश्चन सही होने का, तो उसके नंबर नहीं बढ़ेंगे, और जिसमें एवरेज है वो कम सही क्वेश्चन होने का, यानी आपका एवरेज निकलेगा, यानी जो शिफ्ट हार्ड लगेगी उसको उसके नंबर है वो बढ़ेंगे। फिर बात करें अगर, यानी आपकी जो 27 तारीख और 28 तारीख, 27 तारीख की फ़र्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, और 28 तारीख की फ़र्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, ठीक है। तो सर्वप्रथम बात करें, सर्वाधिक हार्ड शिफ्ट कौन से दिन की थी, यानी सर्वाधिक जो हार्ड शिफ्ट थी आपकी, एक तो 28 तारीख की सेकंड शिफ्ट,
और 28 तारीख की उससे थोड़ी इजी थी 28 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, मतलब 28 तारीख की जो सर्वाधिक हार्ड है वो सेकंड शिफ्ट है वो थी, और उससे थोड़ी कम हार्ड थी वो आपकी 28 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट थी। फिर नेक्स्ट बात करें, अब बात करें जो शिफ्ट सर्वाधिक इजी वो मानी जा रही है वो है 27 की फर्स्ट शिफ्ट, यानी 27 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है वो इजी मानी जा रही है, क्योंकि इसमें मतलब इसमें जो क्वेश्चन आए थे, इस शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे उससे रिलेटेड है वो दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आए। जैसे मतलब कपास को क्या कहते हैं, नरमा कहते हैं, और जैसे नीति आयोग से उपाध्यक्ष पूछे गए थे, नीति आयोग से क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन अदर शिफ्ट में वो नीति आयोग से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और भी बहुत हैं, जैसे सर्वाधिक खाद्यान्न मतलब राजस्थान में कहाँ होता है, उस दूसरी शिफ्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और जैसे आपके जैसे राजस्थान का जो राष्ट्रीय जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है, तो ऐसे क्वेश्चन है जो एक शिफ्ट में ही पूछे गए 27 की फर्स्ट शिफ्ट में, लेकिन इससे रिलेटेड है वो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं पूछे गए। इससे डिफरेंट क्वेश्चन वो पूछे गए, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो जिसके कारण है 27 की फर्स्ट शिफ्ट है थोड़ी इजी रहती है, और आपकी जो उससे थोड़ी हार्ड रहती है 27 की फर्स्ट शिफ्ट है वो है दूसरी शिफ्ट है। ठीक है, तो यानी मान कर चलो फर्स्ट शिफ्ट है वो इजी थी, उससे थोड़ी हार्ड थी सेकंड शिफ्ट, उससे भी हार्ड थी 28 की फर्स्ट शिफ्ट, और सर्वाधिक हार्ड थी वो 28 की सेकंड शिफ्ट थी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि किसमें सर्वाधिक आपका नॉर्मलाइजेशन रहने वाला, यानी 28 की जो सेकंड शिफ्ट है उसके सर्वाधिक नंबर बढ़ेंगे। 28 की जो सेकंड शिफ्ट है उसके नंबर बढ़ने के चांस है वो सर्वाधिक रहने वाले हैं। उससे कम नंबर बढ़ेंगे एक नंबर शिफ्ट के 28 की फर्स्ट शिफ्ट के, और उससे कम नंबर वो बढ़ेंगे 27 की सेकंड शिफ्ट से। और 28 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें बहुत कम चांस है नंबर बढ़ने की। तो आप देख सकते हैं कि जो 27 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके सबसे कम नंबर बढ़ेंगे, और 28 की जो सेकंड शिफ्ट है उसके सर्वाधिक नंबर वो आपके नॉर्मलाइजेशन के अंदर बढ़ने वाले हैं। फिर बात करें अगर 28 की जो सेकंड शिफ्ट है, 28 की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें आपके 15 से 20 नंबर वो बढ़ सकते हैं, 15 से 20 नंबर वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, और फिर बात करें अगर 28 की जो फर्स्ट शिफ्ट है, 28 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके अंदर आपके यानी 10 से 15 नंबर वो बढ़ सकते हैं। और फिर बात करें अगर 27 की आपकी सेकंड शिफ्ट है उसके अंदर आपके 2 से 3 नंबर वो बढ़ सकते हैं। और 28 की जो फर्स्ट शिफ्ट है 27 की जो 27 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें बहुत कम चांस हैं कि नंबर आपके बढ़ें। कोई रेयर केस में आपके 1 से 2 नंबर बढ़ भी सकते हैं, और आपके नंबर है वो बहुत कम चांस हैं कि 27 की फर्स्ट शिफ्ट में आपके नंबर बढ़ सकते हैं। अब बात करें जिन बच्चों के यानी मानकर चलो 40% अंक ही आ रहे हैं, यानी 60 क्वेश्चन हुई वही सही हो रहे हैं, और यदि उसका नॉर्मलाइजेशन नंबर है वो घट जाता है तो वह आउट हो सकता है। यानी शिफ्ट इजी थी, मान कर लो 27 की फर्स्ट शिफ्ट है और उसमें बच्चे के 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 40% अंक आ रहे हैं, और उसका नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसके नंबर कम होने की चांस वो रहते हैं। यदि शिफ्ट को इजी माना जाए, जब एवरेज निकलेगा यदि शिफ्ट इजी निकलेगी तो उसमें नंबर कम होने की चांस रहते हैं। और आपके ज़रूरी नहीं है कि कम हो ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपके नंबर है वो बढ़ भी सकते हैं 1 से 2 नंबर। तो वो जब एवरेज निकलेगा तब पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन किस बच्चे के सही थे। एवरेज निकलेगा मतलब सर्वाधिक शिफ्ट में किस शिफ्ट में है वो ज़्यादा क्वेश्चन वो सही हुए हैं, तो उस आधार पर वो नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर फर्स्ट शिफ्ट है वो 27 की जैसे इजी निकलती है तो नंबर कम होने के भी चांस है वो रहते हैं। और यदि इजी मॉडरेट लेवल की भी निकलती है शिफ्ट तो उसमें भी आपके नंबर वो बढ़ने के चांस रहते हैं आपकी। अगर सर्वाधिक इजी होगी तब उस किसी रेयर केस में वो कम होने के चांस रहते हैं, लेकिन आपको मानकर चलो मतलब बहुत कम चांस होता है कि नॉर्मलाइजेशन नंबर कम हो, बढ़ने की ही चांस रहते हैं, बहुत रेयर केस में ही घटते हैं नंबर। ठीक है, तो ये होगा CET 2000 आपका जो 24 की नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। तो आप देख सकते हैं
पूरी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हमने आपको बता दी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, ताकि CET से रिलेटेड या राजस्थान में कोई भी गवर्नमेंट जॉब आए या केंद्र सरकार की कोई भी गवर्नमेंट जॉब आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलती है। और यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप हमारे जितने भी ऑफिशियल पेज हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। थैंक यू एंड जय हिंद।